आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 जिसका पार्ट नंबर 2 है, जिसके बारे में हमें मिलेगा वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा के बारे में। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और आज सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक ये चैप्टर चलता है और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कोई भी शूट है, कोई भी अपील है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसकी लिमिट क्या रहेंगी, किस लिमिट के अंदर उसे पेश करना चाहिए, किस लिमिट के अंदर उसे कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने दिया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर आप उस लिमिट के बाहर जाते हैं तो क्या रूल उसके संबंध में रहेगा। तो वो सारे रूल हमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक हमें इसके संबंध में मिलेंगे। तो चलिए सेक्शन 3 से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो सेक्शन 3 हमें बताता है परिसीमा द्वारा वर्जन, यानी कि बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में रूल हमें मिलता है। बार ऑफ लिमिटेशन क्या है, हमने इसके अंदर सबसे पहले 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है सेक्शन 3 को, पार्ट सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। बेसिकली सबसेक्शन 1 हमें जो एक रूल बताता है वो अलग रूल बताता है, और सबसेक्शन 2 जो बताता है वो एक अलग रूल बताता है। पहला रूल हमें जो बताता है सबसेक्शन 1 का ये कहना है कि कोई भी दावा, कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशन, यदि आप जो उसके लिए परिसीमा काल है, विहित काल है, उसके पश्चात यदि आप पेश करते हैं तो वो दावा, वो अपील, वो आवेदन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। भले ही प्रतिपक्षी उसके संबंध में आपत्ति करे या ना करे, ये कोर्ट की लायबिलिटी रहेगी, कोर्ट की ड्यूटी रहेगी। वो ऑटोमेटिकली ये देखे कि दावा लिमिटेशन के अंदर है, अपील लिमिटेशन के अंदर है या एप्लीकेशन लिमिटेशन के अंदर है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दे। ऐसा बेसिक रूल हमें सबसेक्शन 1 में मिलता है। ऐसा हमने कल इसके बारे में डिस्कस भी थोड़ा सा किया था। तो एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। सेक्शन 3 से हम स्टार्ट करते हैं, सबसेक्शन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है कि हमने परिसीमा काल और विहित काल की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने डेफिनेशन देखी थी सेक्शन 2J में, हमने पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड की डेफिनेशन हमने देखी थी। उसमें हमने 2 चीज़ देखी थी। हमने 2 डिफरेंस भी किए थे कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से हम क्या समझते हैं। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात की जाए तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है जो शेड्यूल द्वारा बताया गया लिमिट है वो बताया जाएगा, वो माना जाएगा। और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से तात्पर्य है जो इस एक्ट में, जो उसके संबंध में चैप्टर बनाया गया, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग कंप्यूट करके बनाया गया जो लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। जो सेक्शन 12 से लेकर 24 तक हमें प्रोविजन मिलते हैं। लेकिन सेक्शन 3 में सेक्शन 4 से लेकर 24 तक जो प्रोविजन है उसके अधीन रहते हुए भी आपको जो समय मिलना चाहिए वो समय तब भी निकल जाता है। तो उस दशा में आपके एप्लीकेशन को, आपके सूट को, आपके अपील को डिसमिस कर दिया जाएगा। ऐसा रूल हमें मिलेगा। तो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 देखिए, मैं रीड करता हूँ, आपको अपने बैरेक्ट में रीड करना है। तो देखिए सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1, यह धारा सेक्शन 4 से 24 तक, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं, अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्ययन यह है कि विहित काल के पश्चात हर संस्थित बाद की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर सब परिसीमा की बात उठाई ना गई हो या बताई ना गई हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने आपत्ति की हो या ना की हो, ऑटोमेटिकली आपका दावा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हमने दोबारा से स्टार्ट किया है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें सबसेक्शन 1 में? सबसेक्शन 1 में क्वेश्चन ना हो तो हम सबसेक्शन 2 जाते हैं। चलिए सबसेक्शन 2 निकालिए। सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि जब जो हमने बताया कि कोई भी दावा, कोई भी अपील कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तो पेश करने पर कोर्ट के सामने जब पेश किया जाएगा कोई भी दावा, ड्यूली इंस्टीट्यूटेड कब माना जाएगा उसके बारे में हमें मिलता है रूल सबसेक्शन 2 में। और कब माना जाएगा, किसके सामने हम पेश करें, कौन सी जगह हम पेश करें। ऐसा तो नहीं है हम कोर्ट में गए और कोर्ट में कहीं भी दावा डाले आए, किसी को भी दे आए, तो क्या दावा इंस्टीट्यूट माना जाएगा, अपील मानी जाएगी, एप्लीकेशन मानी जाएगी? ये बोलता है नहीं। यदि आप नॉर्मल दशा की बात करते हैं, दावे की यदि बात करते हैं, तो सबसेक्शन 2 का पहला पैरा ए नंबर का क्लॉज हमें बताता है 3 कंडीशन। पहली कंडीशन बताता है मामूली दशा में आप करते हैं, कोई भी दावा आप पेश करते हैं तो कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा, किसके पास भेज देंगे आप, तब जाके वो कोर्ट के पास आपने पेश किया ऐसा माना जाएगा। वो तब माना जाएगा जब आप किसी उचित ऑफिसर, जो भी उसके संबंध में ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर है, उसके सामने आप देते हैं, उसको देते हैं, तो माना जाएगा आपका दावा प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट किया गया। पहली चीज़।
दूसरी कंडीशन हमें इसके अंदर मिलेगी यदि पॉपर है, यानी कि कोई व्यक्ति अकिंचन है। अकिंचन मतलब जो निर्धन व्यक्ति होता है, जिसके बारे में सीपीसी की बात की है, ऑर्डर 33 में इसके बारे में पूरा प्रोविजन मिलते हैं। अकिंचन व्यक्ति होता है यानी कि निर्धन व्यक्ति होता है, जिसको पॉपर बोलते हैं इंग्लिश में, तो उस व्यक्ति की ओर से दावा लगाया जाता है। तो उस व्यक्ति की ओर से दावा जब लगाया जाता है तो उसकी दशा में कब दावा इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ऑर्डर 33 हमें इसके बारे में सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इसके बारे में प्रोविजन करता है। उसमें बताया गया है कि जब भी हम प्रॉपर की ओर से दावा पेश करते हैं तो उस दशा में सबसे पहले दावे के साथ एक एप्लीकेशन जाती है परमिशन की, कि हम प्रॉपर हैं, प्रॉपर की तरह से हमें दावा लगाने की परमिशन दी जाए। तो परमिशन के लिए जो एप्लीकेशन जाती है तो कोर्ट उसमें जांच करता है कि आप प्रॉपर हैं या नहीं, आप उस क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं आते, जिसको स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है कि कोई व्यक्ति प्रॉपर है या नहीं। तो उसके बारे में वो लिमिट में यदि आप आते हैं तो आपको परमिशन दी जाएगी। यदि लिमिट से ऊपर आ रहे हैं, आपकी इनकम उस लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको प्रॉपर के रूप में परमिशन नहीं मिलेगी। तो परमिशन के लिए जब एप्लीकेशन की जाती है, उस एप्लीकेशन किए जाने की दिनांक से ही ऐसा मान लिया जाएगा आपका दावा उसी दिन इंस्टीट्यूटेड हो गया था। दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन हमें इसके अंदर मिलती है कि यदि कोई कंपनी है और कंपनी के विरुद्ध आप दावा लगाते हैं और वो ऐसी कंपनी है जिसका लिक्विडेशन हो रहा है या इसका परिसमापन हो रहा है, बाइंडिंग अप हो रहा है, बाइंड अप हो रहा है उसका, ऐसी कंपनी के बारे में है, तो उस दशा में जो भी उसका गवर्नमेंट लिक्विडेटर है, परिसमापक है, उसके सामने जब पहली बार आप दावा पेश करते हैं उस दिनांक को आपका दावा पेश माना जाएगा। ऐसा बेसिक रूल हमें सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में सबसेक्शन 2 के ए नंबर के क्लॉज में मिलता है। यह हमें दावे के संबंध में मिलता है। इसके बारे में हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, लेकिन आज हम फिर से इसको एक बार रीड करते हैं, फिर उसका बी नंबर के क्लॉज पे जाएंगे। तो ए नंबर का क्लॉज देखिए, सबसेक्शन 2 निकालिए, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह है कि ए नंबर वाद की संस्थिति नंबर 1, क्लॉज नंबर 1 मामूली दशा में तब होती है जब वाद पत्र उचित ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड, अकिंचन की दशा में तब होती है जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है। और थर्ड वन बोलता है कि उस कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा हो तब होती है जब दावेदार द्वारा दावे का परिणाम शासकीय परिसमापक को पहली बार कारित किया जाता है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट लिक्विडेटर है उसके पास आपने पहली बार जब एप्लीकेशन की अपने दावे के बारे में, जो भी सूट आपने दिया, उस दिन आपका दावा इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। इतना बेसिक सा रूल हमें इसके अंदर मिलता है। ठीक है, दूसरी बात की जाए, एक रूल हमने सब पहला नंबर क्लॉज पढ़ा के उचित ऑफिसर के सामने पेश किया जाए, तो उचित ऑफिसर कौन सा होता है? तो उचित ऑफिसर वो माना जाएगा जिसको हमने उन दावों को लेने के लिए अपॉइंट कर रखा है। किसने? हमारी कोर्ट ने। ठीक है, तो वो उचित ऑफिसर माना जाएगा। ऐसा रूल हमें इसके अंदर याद रखना चाहिए। तो ये बेसिक रूल हमने ए नंबर का क्लॉज में जाना। ए नंबर के क्लॉज में यदि आपका कोई क्वेश्चन है शूट के संबंध में तो बताइए। चलिए बी नंबर का क्लॉज निकालिए। बी नंबर का क्लॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। बी नंबर का क्लॉज क्या बोलता है? ये बोलता है मुजरा और प्रति दावे की दशा में कब वो इंस्टीट्यूटेड माने जाते हैं। क्योंकि मुजरा और प्रति दावा ये दो जो चीज़ें हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोला जाए तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। सेट ऑफ का मतलब होता है मुजरा और काउंटर क्लेम का मतलब होता है प्रति दावा। अब काउंटर क्लेम प्रति दावा होता क्या है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। बेसिक बात है, काउंटर क्लेम और प्रति दावा एक ऐसा राइट है जो हमें डिफेंडेंट की ओर से मिलता है, प्रतिवादी की ओर से मिलता है। जो मामले के अंदर दूसरा पक्षकार होता है ना, जैसे कि आपने मेरे अगेंस्ट दावा पेश किया तो मैं आपके लिए डिफेंडेंट हो गया, लेकिन मुझे भी कुछ अधिकार आपके विरुद्ध है, तो उसी दावे में जो आपने पेश किया है उसी में मैं अपनी ओर से कुछ अधिकार क्लेम करता हूं, तो वो मेरी ओर से या तो सेट ऑफ होगा या प्रति दावा होगा या काउंटर क्लेम होगा, इसको हम बोलते हैं। तो अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, कौन सा सेट ऑफ होता है, कौन सा काउंटर क्लेम होता है, कब हम सेट ऑफ बोलेंगे, कब काउंटर क्लेम बोलेंगे, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। ये डेफिनेशन अगर आपने याद रखी तो आपको जिंदगी भर कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सेट ऑफ किसे बोलते हैं, काउंटर क्लेम किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं
सडनली मतलब आपका कहना क्या है? बिल्कुल, उस दिन बंद माना जाएगा। जैसे कि हड़ताल हो गई तो बंद माना जाएगा, जैसे कि संडे है बंद माना जाएगा, दिवाली है, दिवाली की छुट्टी है तो बंद माना जाएगा, उस दिन बंद माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोर्ट खुला है आप रात को, वही मैंने एग्जांपल जो दिया, रात में आ रहे हैं आप, दिन में आ रहे हैं, सुबह सुबह आ रहे हैं बिल्कुल 6 बजे, तो इसका मतलब है ना कोर्ट बंद है। कोर्ट अपने टाइम पर ही खुलेगा, वो हम लिमिट बोलते हैं। इसका स्पष्टीकरण हमें इसी बारे में बताता है कि कोर्ट कब बंद माना जाएगा, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण देखिए, न्यायालय इस धारा के अर्थ के अंतर्गत, अर्थ के भीतर उस दिन बंद समझा जाएगा जिस दिन वह अपने काम के नियमित काल के किसी भी भाग में बंद रहे। तो जो उसका जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम है उस टाइम के दौरान यदि बंद रहता है तो बंद माना जाएगा। एनी क्वेश्चन? चलिए, इससे एक मैक्सिमम गवर्न होती है सेक्शन 4 से, और वो बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो लेक्स, LEX, लेक्स, नॉन, NON, नॉन, कोजिट, COGIT, कोजिट, लेक्स नॉन कोजिट, एड, AD, इम्पॉसिबिलिया, IMPOSSIBILIA, IMPOSSIBILIA, इम्पॉसिबिलिया, लेक्स नॉन कोजिट, एड इम्पॉसिबिलिया। ये एक मैक्सिमम सेक्शन 4 से गवर्न होती है, और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये पूछते हैं, डायरेक्ट एग्जाम दे देंगे, पूछेंगे इसका संबंध कौन से सेक्शन से, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है विधि असंभव अंत के लिए विवश नहीं करती आपको। असंभव अंत कैसा? जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल इसमें बताया ना सेक्शन 4 में, कि लास्ट डेट था उस दिन कोर्ट ही बंद है, तो हम कैसे पेश करें? तो वो ये कहती है आपको हम विवश नहीं करते कि लास्ट डेट आपका बंद है तो हम एक दिन और आपको देते हैं। जब भी कोर्ट खोले एक दिन, क्या मान चलिए कोविड का जैसे समय आया था, तो लगभग 6 से 7 महीने तक कोर्ट बंद रहा, तो जिस दिन आपकी लास्ट डेट थी मान चलिए उस दिन कोर्ट का ऑर्डर हो गया कि बंद करना है ऐसे ही, तो उस दिन से 7 महीने आपको मिलेंगे पूरे, ऐसा हमें लिमिट मिलती है इसके अंदर। तो ये बोलती है विधि असंभव अंत के लिए विवश नहीं करती है, इसका ये मतलब है हिंदी में। आपको दोनों को याद रखना है, अच्छे से याद रखिए। यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है। हमारे यहाँ जो कोर्ट होता है, कोर्ट में तो आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आपने सुना होगा सैटरडे को छुट्टी रहती है। तो सैटरडे को छुट्टी रहती है क्या? इसके बारे में रूल क्या है बताइए। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट लोक अदालत, मैं सैटरडे की बात कर रहा हूँ। कोई भी सैटरडे, लोक अदालत डेली नहीं होती, हर सैटरडे को नहीं होती, वो कभी कभार होती है, महीने में एक बार होगी या फिर 6 महीने में एक बार होती है। वो डिपेंड करता है हमारी स्कीम के अकॉर्डिंग, जो स्कीम चल रही है हमारे यहाँ। ये बैंक नहीं है, ये कोर्ट है। यहाँ सेकंड और फोर्थ सैटरडे नहीं चलता, बैंकिंग में रहती है। ओके, चलिए निशी मैम आप बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं, प्रैक्टिस नहीं, जनरल हम सुनते ही है ना, सैटरडे को कोर्ट छुट्टी रहती है या नहीं रहती है, ऐसा हम सुनते हैं। ओके, विकास आप बताइए।
ओके, नहीं देखिए ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो जो सैटरडे जो रहता है, क्या वो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग यदि बंद रहता भी है तो क्या सेक्शन 4 से गवर्न होगा? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना, 100 लोगों से पूछेंगे, आपको मैं बताऊं 95 क्या बोलता हूँ 98% तक लोग जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। 98% तक लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ इसका बेसिक रूल क्या है। इसका बेसिक रूल ये है, सैटरडे जो होता है ना सिविल मामलों में नॉन वर्किंग डे होता है, और नॉन वर्किंग डे का मतलब होता है यहाँ पर हमारी मर्जी चलती है। कोर्ट आप पे ज़बरदस्ती आपकी डेट फिक्स नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती आपकी एविडेंस नहीं करा सकती, ज़बरदस्ती आपकी डेट नहीं लगा सकती। यहाँ वकीलों के ऊपर डिपेंड करता है, एडवोकेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मर्जी है, चाहे तो कोर्ट में उस तारीख को ले ले या नहीं ले। लेकिन क्रिमिनल में कोई छुट्टी नहीं रहती, क्रिमिनल के लिए सैटरडे वर्किंग डे रहता है। लेकिन सिविल मामलों में ये नॉन वर्किंग डे होता है, और नॉन वर्किंग डे होने के बावजूद भी सेक्शन 4 के लिए कोर्ट बंद नहीं माना जाता है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए। सिविल मामले में हर सैटरडे जो होता है कोर्ट का, वो नॉन वर्किंग डे होता है। नॉन वर्किंग डे मतलब हम अपनी तारीख चाहें तो लगवाएं, चाहे ना लगवाएं, मर्जी रहती है, एडवोकेट्स की मर्जी रहती है, पार्टीज की मर्जी रहती है। लेकिन कोर्ट जबरदस्ती आपकी तारीख उस तारीख को नहीं लगा सकता, आप बोलेंगे तो ही लगाएगा वो। लेकिन क्रिमिनल में ऐसा होता है, क्रिमिनल में सैटरडे भी वर्किंग डे रहता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग वो गवर्न नहीं होगा कि कोर्ट बंद था उस दिन। सैटरडे भी ओपन डे रहता है, लेकिन नॉन वर्किंग डे रहता है, वर्क नहीं करते हम, इतनी सी बात बोल रखी है। ठीक है, समझ में आया आपको? रूल है ना, मैं बोल तो रहा हूँ, नॉन वर्किंग डे हमारी मर्जी है, हम चाहे तो केस लगवाएं चाहे ना लगवाएं। क्यों? क्योंकि कोर्ट को भी अपने कुछ पर्सनल काम करने होते हैं, पूरे दिन सप्ताह का जो वर्क होता है वो करना होता है, तो उनको अपने क्लैरिकल वर्क निपटाने होते हैं। इसलिए हमने इस तरीके से रखा, यदि कोर्ट फ्री है तो कोर्ट तारीख दे देगी आपको, आप बोल देंगे हमारा ये केस जल्दी से निपटना है इसलिए आप फिक्स कर दीजिए। अदरवाइज लाइबिलिटी नहीं है किसी पे कि कोर्ट जबरदस्ती आपकी तारीख लगाए, क्योंकि हर व्यक्ति को सैटरडे संडे की छुट्टी देना एक फंडामेंटल राइट सा है हमारा। हम देखते हैं ना, चाहे भी हम जॉब भी करते हैं तो वहाँ हमें सैटरडे संडे की छुट्टी अधिकतर मिलती हैं। अब लगभग ऐसी सब जगह ऐसा हुआ है कि 5 डे ही वर्किंग डे रहते हैं, 2 दिन की आपको छुट्टी मिलती है। बहुत ही वैसा काम होता है जो बहुत छोटी प्रवृत्ति का है, या ऐसा टाइम है जो फैक्ट्री वगैरह हैं, जो उनमें ज़रूर है कि भैया छुट्टी नहीं मिलती, उसमें भी संडे की छुट्टी देते हैं, 1 दिन की छुट्टी देना ही होती है उन्हें वीक के अंदर। ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट है, आपको देना पड़ेगी, तो इसलिए हमने मना कर रखा है इसके अंदर। तो ये भी हमारे लिए, हमें तो बस इस पर्पज़ से इसको याद रखना है। सैटरडे जो होता है सिविल मामलों के लिए नॉन वर्किंग डे है, माना जाता है। अब नॉन वर्किंग डे है तो उसका मतलब छुट्टी है एक तरीके से, लेकिन क्या वो सेक्शन 4 से गवर्न होगा? वो कहता है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग वो कोर्ट बंद नहीं माना जाएगा, क्योंकि बंद थोड़ी ना है वो कोर्ट बैठेगा, न्यायाधीश आएगा, सारे लोग आएंगे, लेकिन वकील की मर्जी है, जाए या ना जाए उसकी मर्जी है। ठीक है, कार्रवाई पूरी होंगी। बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, उसको आप बार नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल रहेगा। क्रिमिनल का एक अलग कारण ये है कि सिविल मामले क्या होते हैं, ये व्यक्तिगत मामले होते हैं हमारे, और क्रिमिनल मामले जो होते हैं स्टेट के ऊपर लायबिलिटी होती है, जल्दी से मामलों को निपटाना है, जल्दी से कार्रवाई समाप्त करनी है, इसलिए वहाँ वर्किंग डे रहता है हमेशा, और वर्कलोड ज़्यादा है एक तरीके से, ऐसा भी हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए सेक्शन 5 निकालिए। सेक्शन 5 बोलता है भेद काल का कतिपय दस्तावेज विस्तारण, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। तो इसका क्या उद्देश्य है? ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3, 4, 5 तीनों सेक्शन, ये तो पूरा एक्ट ही इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी सेक्शन आपको छोड़ने लायक नहीं, हर सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगी, और हर सेक्शन एक नया रूल बताती है, एक नई कंडीशन बताती है, नई चीज़ बताती है। अब सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 बताता है कुछ दशाओं में आपका जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है उसके बाद निकलने के बाद भी आप यदि कोई अपील करते हैं, कोई एप्लीकेशन करते हैं, वो एप्लीकेशन भी आपकी एंटरटेन की जा सकती है, भले ही आपका टाइम लिमिट निकल चुकी हो।
बहुत बारीकी से सुनना कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो हमें रूल मिला कि यदि आपका टाइम निकल जाता है तो कोई भी बात, कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशन आपकी लगाई जाती है तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन ये जो रूल मिलता है हमें, वो रूल उसके अगेंस्ट में जाके मिलता है। ये सेक्शन 5 बोलता है कि यदि आपका कोई प्रेस्क्राइब्ड पीरियड था, उस प्रेस्क्राइब्ड पीरियड निकलने के बाद आप कोई अपील पेश करते हैं, अपील फाइल करते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन पेश करते हैं, तो उस दशा में भले ही आपकी लिमिट निकल चुकी हो, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड निकल चुका हो, तब भी आपकी अपील को, आपके एप्लीकेशन को कोर्ट एंटरटेन कर सकती है। लेकिन कब? जब आपके पास एक रीजनेबल कारण उसके लिए है, रीजनेबल रीजन उसका है कि आप उस पर्टिकुलर समय में क्यों नहीं आ पाए थे कोर्ट के अंदर। यदि आपके पास एक रीजनेबल कॉज है तो ही आपके दावे को नहीं, अपील और एप्लीकेशन, ये सेक्शन जो है सिर्फ अपील और एप्लीकेशन पर लागू होगी, दावे पर लागू नहीं होगी। इस बात को अच्छे से बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, याद रखिए हमेशा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन 5 जो है सिर्फ और सिर्फ दावे पर लागू नहीं होगी, एप्लीकेशन और अपील पर लागू होगी। इसके साथ साथ एक चीज़ पर और लागू नहीं होगी। एप्लीकेशन भी कौन सी? एक एप्लीकेशन सारी एप्लीकेशन पर लागू होगी, सिर्फ एक एप्लीकेशन को छोड़कर, जो ऑर्डर 21 CPC है उसकी एप्लीकेशन को छोड़कर और दावे को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर ये जो रूल है सेक्शन 5 का कि आपकी लिमिट निकल जाए, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड भी निकल जाए, उसके बावजूद भी आपकी अपील को, आपके एप्लीकेशन को हम एंटरटेन कर सकते हैं यदि आपके पास एक रीजनेबल कॉज है तो। अब रीजनेबल कॉज क्या होगा, कैसा होगा, वो तथ्यों और परिस्थितियों में अलग अलग मामले में डिपेंड करेगा। जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ, कंडीशन के साथ बताता हूँ कि मान चलिए एक व्यक्ति को दावा लगाने का अधिकार था, और दावा लगाने का अपील करने का अधिकार था, मात्र 30 दिन उसके लिए समय था, उसकी लिमिट थी। हाई कोर्ट में उसे अपील करनी थी, 30 दिन के अंदर करनी थी। तो 30 दिन का जो अपील जब करनी थी, वो जैसे लगाने वाला था 20 दिन निकल चुके थे, और 20 दिन निकलने के बाद उसकी गाँव से खबर आई कि उसकी दादी एक्सपायर हो गई। वो तुरंत दौड़कर दादी गाँव पहुँच गया, और गाँव से जब प्रोग्राम करके लौटा 13-14 दिन बाद, तब तक उसकी लिमिट निकल चुकी थी। और उसने कहा मुझे तो अपील लगानी थी, अब मैं अपील कैसे लगाऊं, मेरी तो लिमिट निकल चुकी। सेक्शन 3 मना करता है कि यदि आप लगाते हैं तो आपकी अपील रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो वो अपील पेश कर सकता है, अपील उसने पेश करी, लेकिन साथ में उसे सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एक एप्लीकेशन पेश करना पड़ेगी। एप्लीकेशन में आप लिखेंगे कि इस कारण से पर्टिकुलर उस समय के अंदर जो प्रेस्क्राइब पीरियड मेरे लिए था, उस पीरियड के अंदर मैं एप्लीकेशन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ये रीज़न था कि मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। उसने अपनी दादी के एक्सपायर होने का जो कार्ड होता है, जैसा हम बताते हैं जो बनता है ना कार्ड, उस कार्ड को भी पेश किया, तो एक रीजनेबल कॉज लगा कोर्ट को। कहाँ बिल्कुल सही बात है, गांव चला जाता है व्यक्ति, कोई मर जाए, कोई एक्सपायर हो जाए, तो उसकी दशा में कंडीशन ऐसी होती है कि एक रीजनेबल कॉज है कि वो कहाँ उसको याद रहेगा ये करना है, ये नहीं करना, या कर पाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, उस कंडीशन को माना और रीजनेबल कॉज के कारण आपकी अपील को और आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर सकता है। लेकिन आपके पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं है तो आपकी अपील को एंटरटेन, आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये भी रूल हमें इसके अंदर मिलेगा। आप सभी लोगों को सेक्शन 5 का रूल समझ में आया, तो हम रीड करें इसको। चलिए सेक्शन 5 का रूल देखिए। सेक्शन 5 क्या बोलता है, मैं रीड करता हूँ, आपको अपने बेयर एक्ट में रीड करना है। देखिए, भेद काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया सतह 1908 के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, अंडरलाइन कीजिए, आदेश 21 के आवेदन से भिन्न, यानी कि सारे एप्लीकेशन में सिर्फ आदेश 21 के एप्लीकेशन को छोड़कर विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, देखिए अब इसमें दो वर्ड यूज किए ना, अपीलार्थी यानी कि पिटिशनर, सॉरी एप्लीकेंट, और अपीलेंट। अपीलेंट मतलब अपीलार्थी और आवेदक मतलब एप्लीकेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या, हमने दो वर्ड क्यों लिखे? एप्लीकेंट का, सॉरी इसका अपीलेंट का मतलब होता है जिसने अपील की वो व्यक्ति, और आवेदक का मतलब होता है जिसने एप्लीकेशन की। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना चाहिए। अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन ना करने के लिए पर्याप्त हेतुकता, यदि वो ये चीज साबित कर देता है तो उस दशा में उसकी अपील और आवेदन एंटरटेन किया जाएगा, भले ही लिमिट निकल चुकी हो। एक बार रीड कीजिए अच्छे से अपनी लैंग्वेज में, जिसकी जो लैंग्वेज है। कोई समस्या है तो बताइए।
जी। उसका ये कहना था सेक्शन 4 से लेकर 24 तक जो रूल दे रखे हैं ना, उसके बाद भी आपकी लिमिट निकल जाती है। जैसे सेक्शन 4 में हमने बताया कि 1 दिन का आपको समय मिल जाएगा जिस दिन कोर्ट बंद है, ठीक है। उसके कोर्ट बंद होने के बावजूद भी आप नहीं आए तो फिर तो आपके दावे को हमें रिजेक्ट ही करना पड़ेगा ना। उसका ये कहना है। तो ये जो साथ जितने भी रूल हमने दे रखे हैं उन रूलों को छोड़कर भी आपकी लिमिट निकल जाएगी तो हम आपके दावे को रिजेक्ट कर देंगे, आपकी अपील को रिजेक्ट कर देंगे। ये इसका उद्देश्य था जी। और बताइए कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ें। हमने जो रीजनेबल कॉज बताए, जैसे कि हम बताया रीजनेबल कॉज होना चाहिए, तो हर तथ्य में हर परिस्थिति में अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन एक इसका स्पष्टीकरण बताता है। स्पष्टीकरण ये बोलता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा जानता नहीं है और वो उच्च न्यायालय के जो रूल्स हैं, उच्च न्यायालय के जो हाईकोर्ट के जो रूल्स हैं, हाईकोर्ट की जो आदेश हैं, हाईकोर्ट की जो प्रोसीजर है, पद्धति है उसके दावे पेश करने की, अपील करने की, या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था कि कितने समय के अंदर मुझे पेश करना था दावा, अपील कितने समय के अंदर पेश करनी थी, एप्लीकेशन कितने समय के अंदर लगानी थी, तो वो भी एक रीजनेबल कॉज माना जाएगा, ऐसा हमें बताता है। यदि वो काय के कारण, किसी रूल के कारण, हाई कोर्ट के किसी प्रोसीजर के कारण, किसी निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, उसे समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहा है, कितने दिन के अंदर मुझे अपील करनी है, क्या करना है, तो उस कारण भी उसका रीजनेबल कॉज माना जाएगा और उसकी अपील को एंटरटेन किया जाएगा, उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा। ऐसा में एक स्पष्टीकरण बताता है। स्पष्टीकरण ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको याद रखना है। देखिए, यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक भेदकाल का अविनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतु हो जाएगा या हो सकेगा। एनी क्वेश्चन? एक बार स्पष्टीकरण देखिए। जी, भुलावे में ऐसे पड़ गया कि जिसमें जजमेंट में किया गया था कि ऐसा ऐसा यदि कंडीशन बनती है, आपने पैसा इतने दिन के अंदर देना है, नहीं देते तो आप अपील कर सकते हैं, कुछ भी उसमें था XYZ। अब जैसे नॉर्मल व्यक्ति हो, गांव का व्यक्ति है, उसे थोड़ी ना पता है कि लिमिटेशन एक्ट में ये सेक्शन दे रखी है इतने दिन के अंदर अपील करना होती, उसे तो पता ही नहीं था। अब वो एप्लीकेशन करता है, मैं सर गाँव का देहाती व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि कितने दिन के अंदर अपील करनी है, वकील साहब ने मुझे जानकारी नहीं दी, तो मैं क्या करता, मुझे तो नहीं पता था, इसलिए मैं 10 दिन लेट हो गया, मेरी अपील को एंटरटेन कर लीजिए। कोर्ट कहेगा रीजनेबल कॉज है, तो उसे क्या पता होगा, गांव का व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति है। तो ये एक तरीके से जो भुलावे में पड़ गया, पद्धति के कारण, प्रक्रिया के कारण, रूल्स के कारण, ये हम भुलावा बांध सकते हैं, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है। क्वेश्चन ये है कि हमने सेक्शन 5 में सिर्फ एप्लीकेशन और अपील को ही क्यों रखा, हमने सूट को क्यों नहीं रखा, हमने सूट के बारे में क्यों रूल इसके अंदर नहीं रखा, ऐसा क्यों, क्या कारण है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। तो एक एक करके सारे लोग बताएंगे। पहले निशी मैम आप बताइए। CPC का ऑर्डर 21 बोलता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जब भी कोई डिक्री होती है तो उसका एग्जीक्यूशन के बारे में बताता है कि एग्जीक्यूशन कैसे कराएंगे, उसके बारे में पूरा ऑर्डर 21 है। उसमें 107 रूल हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 107 या 106 पूरे रूल दे रखे हैं, 1 से लेकर 107। सबसे बड़ा ऑर्डर है CPC का। जी, बताइए विकास, क्या क्वेश्चन है आपका? वो क्या समझ में आया आपको? क्वेश्चन जो पूछा था उसका जवाब है? जी बताइए सर। इसमें लिखा है सेक्शन में कि एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, एक्सटेंशन प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। अगर सूट में ही हम ये समझ लेंगे कि मतलब सूट फाइल करना हमारा एक राइट है, जैसे मुझे आपसे अगर 100 रुपये का मतलब वो सूट फाइल करनी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ 100 रुपये, तो वो मेरा राइट है। अगर हम उस पर भी प्रेस्क्राइब पीरियड अगर उस पर एक्सटेंशन लगा देंगे
तो फिर वो चीज आगे, ये एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, अगर इस पे भी प्रेस्क्राइब पीरियड लगा देंगे तो फिर बचा क्या, सामने वाले के पास क्या अधिकार हुआ, वो आगे जाएगा अगर इस पे भी हम क्या कहते हैं प्रेस्क्राइब पीरियड लगा देंगे। और अपील और एप्लीकेशन पे इसलिए क्या है, क्योंकि ये तो सेकेंडरी ऑप्शन है कि पहले सूट फाइल होगी, वो प्रिलिमिनरी स्टेट है, फिर जब हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तब अपील करते हैं। तो ऐसा मुझे समझ में आ रहा है सर। नहीं, ये रीजन तो नहीं हो सकता, आप जो बोल रहे हैं ये रीजन नहीं हो सकता। इसका यही रीजन हमें समझ में आया था सर। यही हो सकता है, क्योंकि नहीं तो लोग 10-10 किसी को समझ में नहीं आया? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों के पास? जी, आवाज़ नहीं आ पा रही मेरी किसी मुझे आप लोगों की, एक बार फिर से बोल दिए। सर आपकी भी नहीं आ रही है, मुझे लगा आप बोल नहीं रहे हो। अब आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ सर अब आ रही है। चलिए, तो बताइए किसी को कोई रीज़न समझ में आया इसका, क्यों रीज़न है, ऐसा क्यों किया हमने, दावे को क्यों नहीं रखा? सर शायद इसलिए तो नहीं कि मतलब जो अपील वगैरह की जो लिमिटेशन होती है वो कम टाइम की रहती है। अपील का एक टाइम पीरियड होता है, जिससे मतलब सर किसी में 90 दिन में अपील कर सकते, किसी में तो ऐसा कुछ। और दावा तो हम दावा की लिमिटेशन 3 साल से 12 साल तक की रहती है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा बिल्कुल लॉजिक के पास पहुँचे। इसका यही एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? अपील और एप्लीकेशन हमेशा ही एक कम समय आपको मिलेगा। अधिकतर आप एप्लीकेशन देखेंगे 1 साल, 30 दिन, 90 दिन ऐसा आपको मिलेगा, 6 महीने, 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जो दावे होते हैं, दावे की अधिकतर जो लिमिट होती है वो 3 साल होती है, 1 साल होती है, और जब से ज़्यादा लिमिट की बात करें 30 साल तक भी होती है। तो दावे की लिमिट बहुत सारी आपको मिलेगी, तब आप क्या बुलावे में पड़ेंगे? आप तो आराम से कर सकते थे ना, आपके पास 3 साल थे, 3 साल में भी आप नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे? ये भी एक रीजन बनता है। लेकिन एक अपील की बात की है तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है, तो अपील में इसलिए हम इसको देते हैं। एप्लीकेशन की बात की है तो एप्लीकेशन में भी इतना ही समय मिलता है, इसलिए हमने इस रूल के अंदर ना तो अपील को रखा, सॉरी ना तो हमने दावे को रखा, और ना ही ऑर्डर 21 के रूल को रखा। क्यों? ऑर्डर 21 में भी हमें 3 साल के रूल मिलता है, 3 साल के अंदर आप किसी भी डिग्री का एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, तो 3 साल भी एक अच्छी खासी लिमिट होती है, इसलिए हमने आदेश 21 के एप्लीकेशन को भी नहीं रखा। इस रीजन को आपको याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो इसके आगे हम बात करें तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल, और इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं हमने सेक्शन 3 में क्या पढ़ा, सेक्शन 4 में क्या पढ़ा और सेक्शन 5 में क्या पढ़ा। सेक्शन 3 में हमने बेसिक रूल पढ़ा कि परसीमर द्वारा वर्जन लिमिट निकल जाने के बाद दावा आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा हमें रूल मिलता है, चाहे सामने वाला आपत्ति करे या ना करे, ऐसा हमने रूल देखा। दूसरा हमने देखा कि जो ए नंबर का क्लॉज हमने इसके अंदर 3 क्लॉज में डिवाइड किया। पहला नंबर क्लॉज दावे के संबंध में बताता है। एक चीज़ मैं आपको बताना है, जहाँ तक शायद मैं भूल गया था, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो हमने बात की थी ना अकिंचन के रूप में, यानी कि जो व्यक्ति होता है निर्धन व्यक्ति, पॉपर व्यक्ति, तो पॉपर व्यक्ति कब माना जाता है, कितनी उसके संबंध में लिमिट है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसकी जो लिमिट है हमारे एमपी के अंदर बात की है तो 25,000 रुपये लिमिट है। यदि कोई व्यक्ति की वार्षिक इनकम 25,000 रुपये से कम है तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? निर्धन माना जाएगा। ऐसा हमें और जब हम पढ़ेंगे तो सेक्शन ऑर्डर 33 सीपीसी का हमें बताएगा, उसमें हमें मिलेगा तो इसके बारे में रूल तो आपको याद रखना है। तो दावे के संबंध में ए नंबर के क्लॉज में हमने पढ़ा। बी नंबर में हमने सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के संबंध में देखा था कि कब वो इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। सी नंबर में हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन करना होती है उसके बारे में।
फिर हमने सेक्शन 4 में देखा वेद काल का अवसान, जबकि न्यायालय बंद हो। तो न्यायालय जब बंद होता है, जिस दिन न्यायालय आपका बंद होगा उसके नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आप दावे को पेश कर सकते हैं। ऐसा रूल हमें इसके अंदर मिला। अपील को कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेक्शन 5 में हमने देखा कि वेद काल का कर्तव्य दशाओं विस्तारण। तो वेद काल जो है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है, उसके बाद भी यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप उसके लिमिट के बाद भी यदि कोई एप्लीकेशन करते हैं, कोई अपील करते हैं, तो आपकी अपील एंटरटेन की जा सकती है, रीजनेबल कॉज आपके पास है। ऐसा बेसिक रूल हमने सेक्शन 5 में देखा। इसके बाद सेक्शन 6 से हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सेक्शन 6 में बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमें मिलेगा। सेक्शन 6, 7 और 8, ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने लिए, तो हम कल इसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी भी तो पूछ लीजिए। जी, सीपीसी में अभी ऑर्डर 6 स्टार्ट हुआ है आज। जी, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।